प्रधानमंत्री ने मन की बात में संविधान को बताया राष्ट्र का मार्गदर्शक। आयुष्मान भारत योजना से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिल रही मदद को सराहा। प्रधानमंत्री ने एकता का महाकुंभ पहल का किया जिक्र। दिव्य भव्य महाकुंभ की जोरदार तैयारियां, श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक अभूतपूर्व व्यवस्थाएं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से मिलकर सौंपा न्योता, आएंगे 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 15 और अवैध प्रवासियों को दबोचा, वापस भेजा गया बांग्लादेश। वहीं अवैध वोटरों को लेकर भाजपा का केजरीवाल पर निशाना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस की राजनीति बेनकाब। भाजपा ने आरोपों का दिया बिंदुवार जवाब। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया पलटवार, कहा निराधार विवाद खड़ा करने का हो रहा प्रयास। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भीषण विमान हादसा। पक्षी टकराने के बाद लैंडिंग के समय हुई दुर्घटना। विमान पर सवार 181 लोगों में से केवल 2 लोगों को बचाया जा सका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल भर चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। भाजपा पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करने के कांग्रेस के आरोप को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निराधार बताया। उनका कहना है कि कोई विवाद नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन और यहां तक कि देश में भी अलग थलग पड़ गई है। ये कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नरसिम्हा राव जी व्हेन ही पास्ड अवे, तो यही कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, दे डिड नॉट इवन अलाउ हिज डेथ, हिज मॉर्टल रिमेन्स टू कम टू द पार्टी हेडक्वार्टर्स। और उनका जो फाइनली जो क्रिमेशन हुआ हैदराबाद में हुआ, डेथ हुई 2004 में 23 दिसंबर को। और मैडम मोदी जी ने जब दायित्व संभाला प्रधानमंत्री के पद का, तो उन्होंने 2015 में इसी जगह में एकता स्थल में उनको फाइनल रेस्टिंग प्लेस दी। कहना कि सिख पार्टी का अपमान हुआ है, मैं बिल्कुल गलत बात है। और आने वाले समय में भी अभी जो एक फाइनल उनके मेमोरियल के लिए ज़मीन दी जाएगी। और अभी देखते जाइए, वी आर इट्स टू फ्रेश। और ये कंट्रोवर्सी जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी शुड गिव देम अ फ्री रन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस एक और मामले को लेकर भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान ही नहीं है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को चुनने के लिए कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी जो कल कैमरा एंगल डीडी न्यूज की कवरेज पर अनेकों बातें कह रही थी, आज जब कैमरा नहीं था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को समेटने के लिए और उसे
प्रथा के हिसाब से उसकी विदाई करने के लिए वो आज शामिल भी नहीं हुए, ना वो कहीं पर दिखाई दिए। मनजिंदर सिरसा जी और भाजपा के नेता गए। कांग्रेस ने तो जीते जी भी मनमोहन सिंह जी का अपमान किया। ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा? फेयरवेल में कौन नहीं गया? एनएसी किसने बनाया? पैरेलल सरकार कौन चलाता था? इतना प्रताड़ित किया डॉक्टर सिंह को कि वो तो रेजिग्नेशन देने के लिए भी तैयार थे। और जीते जी जिन लोगों ने उनको अपमानित किया, आज वो ड्रामा कर रहे हैं कि वो उनके सम्मान के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के साथ संगठन चुनाव के कार्य योजना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आज संगठन पर्व को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्यों से भाजपा के अध्यक्ष, संगठन मंत्री समेत केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में संगठन चुनावों की पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, उस रूपरेखा को बताया जाएगा। भाजपा अपने मंडल जिला स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव को जल्द पूरा करेगी। उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भाजपा ने के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी होनी है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान से पहले पार्टी अपने संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर रही है। और वहीं लद्दाख के भाजपा महामंत्री पीटी कुंजंग ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान पर्व और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को वर्ष भर मनाने की बात कही है। मैं लद्दाख से आया हूं और मैं संगठन पर्व का रिटर्निंग ऑफिसर हूं और स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूं। तो आज का मीटिंग लगभग सुबह 9 से अभी 2-2:30 बजे तक चला। तो इसमें मेन जो था हमारा संगठन पर्व, जो हमारा बूथ लेवल का जो कमेटी फॉर्म करना था, फिर मंडल लेवल का, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर हमारा स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तो उन सब का यहाँ पे अच्छा ब्रीफिंग हुआ। और हमारा जो ये संगठन पर्व का जो काम चल रहा है, ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। तो इसको हमें 10 जनवरी तक इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो आज सब लोगों ने इसमें अपडेट दिया और हमें 10 जनवरी से पहले ये संगठन पर्व का सारा काम जो है वो कंप्लीट करना है। प्रदेश का डेडलाइन दिया है कि 15 जनवरी तक हमें ज़िला और प्रदेश का, तो उस 15 के बाद जो है फिर नेशनल प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। दिल्ली की जनता केजरीवाल की तोड़फोड़ की राजनीति को अच्छे से समझ चुकी है। केजरीवाल जी का क्या विजन है? डिसरप्शन का। केजरीवाल जी क्या चाहते हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति? केजरीवाल जी की आज प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली के जो नागरिक हैं उन्होंने केजरीवाल जी को अच्छी तरीके से पहचान लिया है। जो हमारे जमुना जी है, इट हैज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रिवर इट हैज बिकम अ सीवर। वहां पे जो पोल्यूशन लेवल है 500 गुना प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये केजरीवाल जी की स्टैंडिंग है। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या असामान्य तौर पर बढ़ने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार भाजपा के निशाने पर है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने इसको लेकर केजरीवाल पर गंभीर सवाल उठाए। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। और हैरानी की बात यह है कि ये सब लोग 35 से 40 साल से ऊपर के लोग हैं। कोई 60 साल का, कोई 70 साल का है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों को कहाँ से लाए हो? कौन है ये लोग? और 60 साल 70 साल तक इन्होंने वोट क्यों नहीं बनवाया, जबकि दिल्ली में 5 साल वोट बनाने का काम होता है। तो एक गहरी साजिश की ओर दिल्ली को धकेला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब इन मतदाताओं की पहचान के लिए आवेदन कर रही है कि आखिर ये लोग कौन है, कौन इनको ला रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। नई दिल्ली में भी अवैध मतदाता बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की और पूरी दिल्ली के वोटर जो नए बनने आ रहे हैं, जो नया मतदाता है 18-20 साल का युवक समझ में आता है, लेकिन 80-80 साल का अगर आदमी वोट बनवाने आ रहा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेले के लिए आमंत्रित किया।
महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ का निमंत्रण दिए जाने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आस्था के इस महाकुंभ में अखिलेश यादव को भी आकर अपने पाप धो लेने चाहिए। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहू बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों के लिए महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। ये 45 दिवसीय उत्सव 13 जनवरी से 26 फरवरी तक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रयों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है, जिसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम, लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डिलक्स आवास शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ डिलक्स टेंट और विला प्रदान करता है। वहीं 92 सड़कों का नवीनीकरण और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण पूरा होने के करीब है। इसके अलावा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कुल 800 बहुभाषा संकेत लगाए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई है। अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रमुख स्थानों पर 340 से अधिक विशेषज्ञों के साथ AI की मदद से भीड़ की निगरानी और हवाई निगरानी के लिए हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। जबकि पहली बार 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन संगम क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रदान करेंगे। 56 साइबर एक्सपर्ट की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी। सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। साथ ही सुरक्षा और आपदा तत्परता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन तैनात किया गया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं तक की स्थिति से निपटने में सक्षम है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा और नैदानिक सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही भीष्म क्यूब की तैनाती भी की जा रही है, जिसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकेगा। महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी सीवेज उपचार संयंत्र STP स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पहुंचकर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद रक्षा मंत्री ने सेना के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह चौहान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। मित्रों, आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि आप इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके नेतृत्व और बलिदान का प्रभाव न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में, बल्कि राष्ट्र निर्माण के हर पहलू में देखा जाता है। आपके युवा और मजबूत कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक तरफ तो हमारी सीमाओं का भार संभालना है और वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत के निर्माण की नींव भी रखनी है।
दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध प्रवासियों के सत्यापन के लिए दक्षिण पश्चिम जिले में अभियान चलाया गया। घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच की गई और उनके दस्तावेज जमा किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। बांग्लादेश से 8 अवैध प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। ये कार्रवाई कई टीमों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सत्यापित करने और संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध क्षेत्रों का दौरा करने के बाद की गई। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं हमको। ये लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू FRRO। और फर्जी पासपोर्ट रैकेट पर पश्चिम बंगाल के ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा कि पासपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं, इसलिए कोलकाता पुलिस पहले से ही पासपोर्ट को लेकर विस्तृत जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कुछ आदेशों में बदलाव के लिए लिखा है। जावेद शमीम ने कहा कि हम पहले से ही उस प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं जहां सुरक्षा की अतिरिक्त परतें बढ़ाई जाएंगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन ठीक से हो सके। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव या किसी अन्य सुरक्षा मुद्दे पर कोई समझौता ना हो। एक प्रोसेस है जहां बहुत से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो कलकत्ता पुलिस एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पासपोर्ट को लेकर के कर रहा है, जहां हमने कुछ लैकुनेस पाए हैं। कुछ ऑर्डर्स को भी मॉडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज आल्सो राइटिंग आउट एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी ताकि कोई किस्म का भी गलत आदमी के पास इंडियन पासपोर्ट ना पहुंचे। बंगाल पुलिस हो, कलकत्ता पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, सब मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि बंगाल में और इंडिया का कोई किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, कम्युनल हार्मनी का इशू हो, कोई और भी सिक्योरिटी का जो इशू हो, वो कोई तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसको हम लोग पूरा अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रामनगरी अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। हमने प्रभु श्री राम के चरणों में बैठ करके दर्शन किए, उनका ध्यान किया और अयोध्या में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस दिशा में भी कुछ समीक्षा की। पार्टी के पदाधिकारी भी मिले, हमारे बार एसोसिएशन के लोग भी मिले, उनके बार से संबंधित कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ आवश्यकताएं थी, उस बारे में भी चर्चा की। अभी जो मंदिर निर्माण का जो काम आगे बढ़ रहा है, जो सेकंड फ्लोर वाला और फर्स्ट फ्लोर वाला, वो भी तेज गति से मुझे लगता है काम आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल बारामूला सेक्शन पर भारी बर्फबारी के कारण शनिवार को स्थगित की गई ट्रेन सेवाएं आज से फिर शुरू कर दी गई हैं। ये सेवाएं ट्रैक पर बर्फ का अत्यधिक जमाव होने के कारण बाधित हुई थी, जिसे रेलवे विभाग ने जल्द से जल्द साफ कराकर सेवाएं पहले की तरह सामान्य कर दिया है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद ठंड के बढ़ने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। तापमान में IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तापमान में गिरावट के साथ अगले 2 दिनों तक पंजाब और हरियाणा में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। Temperatures will gradually fall from today onwards. Basically, what is happening when WD approaches, temperature rises over the northwest India. Now, when it moves away from the northwest India, northwesterly wind comes from Himalayas towards the plains. Now, we are expecting temperature will fall gradually up to 3 to 5 degrees Celsius over many parts of northwest India and central India.
And if you talk about, but still temperatures are very high. We're not expecting cold wave next 2-3 days, and thereafter it may occur in some isolated pockets of our Punjab, Haryana. However, we are expecting dense fog, even dense to very dense fog over Punjab, Haryana for next 2 days. Thereafter, wind is likely to strengthen further, so it will reduce significantly. उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढक गए हैं। केदारनाथ धाम में 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिस कारण निचले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है। कई दिनों की लगातार बर्फबारी के बाद आज केदारनाथ धाम में हल्की धूप खिली है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए भीषण हवाई हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना इतनी खौफनाक थी कि विमान पर सवार 181 लोगों में से केवल 2 ही लोग बचाए जा सके। जानकारी के अनुसार जेजू एयरलाइंस के विमान से पक्षी टकराया, जिसके बाद उसकी आपात लैंडिंग हुई। लैंडिंग के समय विमान के पहिए नहीं खुले और लैंडिंग गियर संचालित नहीं हुए। विमान रनवे पर फिसलता हुआ दीवार से जा टकराया और भयानक आग धधक उठी। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन केवल 2 लोग ही बचाए जा सके। ये दोनों चालक दल के सदस्य हैं। आग इतनी भीषण थी कि मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है। इस बीच कोरिया एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी। दुर्घटना की भेंट चढ़ने वालों में 2 थाई नागरिक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनेरू हम्पी को 2024 फाइड महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उनकी दृढ़ता और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। ये जीत और भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये उनका दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब है, जिससे वो ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बस्तर ओलंपिक का विशेष रूप से उल्लेख किया और इस बात को सामने रखा कि किस तरह से देश में पहली बार इस स्तर की प्रतियोगिताओं ने खेलकूद के माध्यम से नक्सली हिंसा को छोड़ने वालों को एक नया मंच दिया। ऐसा ही एक नाम सुकमा जिले के अंतर्गत दोरनापाल के गांव पालेमपाट निवासी पुनेम सन्ना का भी रहा, जिन्होंने व्हीलचेयर में दौड़ लगाई। 22 साल की उम्र में सन 2000 में वह नक्सलियों के संपर्क में आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण नीति से प्रभावित होकर 2012 में समर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ गए। 2013 में डीआरजी में आरक्षक के रूप में नियुक्त हुए और एक नक्सली हमले में अपना एक पैर गंवा बैठे। हालांकि उनका इरादा नहीं टूटा और उन्होंने बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर अपने आप को साबित किया। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 228 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 333 रन की हो गई है। सैम कोन्स्टास 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए, वहीं उस्मान ख्वाजा को सिराज ने आउट किया। स्टीवन स्मिथ भी सिराज का ही शिकार बने। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और एलेक्स कैरी को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। ट्रेविस हेड को आउट करने के साथ ही बुमराह ने टेस्ट में अपने 200 विकेट पूरे किए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 114 रनों की शानदार पारी खेली। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की बढ़त हासिल हुई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।